देख रहे हैं नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे रहेगी देश और दुनिया की बड़ी और छोटी खबरों पर नजर, जहां नजरें रहेंगी कुछ प्रमुख खबरों पर और गतिविधियों पर। आज नजर रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई से जुड़ी यात्रा को जुड़ी, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी समर जो चल रहा है और चुनावी पारा जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए पूरी कोशिश आजमा रही है। और झारखंड में दूसरे चरण का अब चुनाव होना है और महाराष्ट्र में भी एक ही चरण में 288 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वोटरों को लामबंद। इसके अलावा आपको बताएंगे दिल्ली की आबो हवा के बारे में, क्योंकि सांसों का संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की आबो हवा में गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है AQI। आगे क्या लागू हो सकता है ग्रैब 3। इसके अलावा बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां श्रीलंका में आज है संसदीय चुनाव। क्यों राष्ट्रपति दिशानायिका के लिए कही जा रही है ये अग्नि परीक्षा। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में पीएम मोदी आज संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी करेंगे प्रचार। झारखंड में आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार। जेएमएम समेत गठबंधन के बाकी दलों का भी दिखेगा दम। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए आज वोटिंग। 225 प्रतिनिधियों के चयन के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। भारत ने तीसरे T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को दी मात। सीरीज में 2-1 की बढ़त। भारतीय टीम ने विदेश में 100 T20 मैच जीतने वाली दूसरी टीम बनने की उपलब्धि हासिल की। और गंभीर श्रेणी में दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर। कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। आने वाले दिनों में और खराब हो सकते हैं हालात। और खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी महामुकाबले से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई के संभाजीनगर, रायगढ़ जिले में पनवेल और मुंबई में एक के बाद एक 3 चुनावी जनसभाएं करके जनता से एनडीए प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। वहीं अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की भी बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार में इस समय जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार को अंतिम चरण देने में पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आज महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इगतपुरी और वनवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील भी करेंगे। वहीं बात करें अगर राहुल गांधी की भी, तो नंदुरबार और नांदेड़ में इनकी 2 रैलियों का कार्यक्रम आज है। तो महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय पूरी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। महायुति वर्सेस महाअघाड़ी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जोर शोर से चुनाव में जुटी है कांग्रेस भी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कई चुनावी कार्यक्रम हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई जनसभाओं को संबोधित कर वोटों की अपील करेंगे। तो महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम जो है इस समय रोचक बनता जा रहा है और हमारे संवाददाता लगातार हमें पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। धीरज जुड़ गए हमारे साथ संभाजीनगर से, वहीं शिशिर जुड़ रहे हैं पनवेल से। तो ये दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होना है मतदान और उसके बाद 23 नवंबर को होगी इस पर मतगणना। और आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां
वोटरों को लामबंद करने में इस समय जुटी हुई हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है यह चुनावी प्रचार, हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाजी नगर, पनवेल और नवी मुंबई में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी जोर शोर से प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए कई मुद्दे, कई गारंटियां जो घोषणा पत्र में जारी की गई हैं, उनके जरिए वोटरों को लुभाने की पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। धीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ संभाजी नगर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा करने वाले हैं। ये धीरज का रुख करते हैं। धीरज, महाराष्ट्र का जो चुनावी महासंग्राम है लगातार रोचक होता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां ये साफ दिखा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाजी नगर आने वाले हैं। एक बार को औरंगाबाद कहा जाता था और अब संभाजी नगर। ऐसे में यहाँ के चुनावी मुद्दे कौन कौन से होंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं कॉटन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो क्या उन क्षेत्रों को लेकर भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये बातें कह सकते हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री फिर एक बार महाराष्ट्र आ रहे हैं और महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जो उनकी पहली जो जनसभा है वो संभाजी नगर में है और उसके बाद संभाजी नगर की अपनी जनसभा के बाद प्रधानमंत्री पनवेल पहुंचेंगे और जो शाम को जो उनकी जो सभा है वो सभा मुंबई में है और इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं और मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ी जनसभा की तैयारी चल रही है और जो मुंबई की जो 36 जो विधानसभा की सीटें हैं उन 36 विधानसभा सीटों के सभी प्रत्याशी, महायुति के सभी प्रत्याशी इन जो प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचेंगे और साथ ही उनके जो मतदाता हैं, कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे और एक तरीके से प्रधानमंत्री मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित होने वाली जनसभा में जो महाराष्ट्र के चुनाव की जो का बिगुल फूकेंगे और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के का जो मुंबई का ये जो इलाका है, ये इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं और इन 36 सीटों में से महाविकास अघाड़ी और कह सकते हैं कि महायुति दोनों के बीच आर्थिक राजधानी में वर्चस्व की लड़ाई है और इस वर्चस्व की लड़ाई को एक तरीके से धार दिया है एमएलएस की राज ठाकरे ने यहाँ महायुति और महाविकास अघाड़ी के खिलाफ 25 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और राज ठाकरे कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों दलों की टेंशन बढ़ा दी है। आपको पहले से ही पता है कि जो राज ठाकरे की जो मुंबई की सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, खास करके पहले भी उन्होंने एक तरह से उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उत्तर भारतीयों के खिलाफ उन्होंने ये कहा था कि उनको यहाँ से वापस करना है। तो जो मराठा जो वोटर्स है, ऐसा कहा जाता है कि जो मराठा वोटर्स है, मराठा वोटर्स के बीच राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो प्रधानमंत्री एक तरीके से जो उनका जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र के जरिए मुंबई के जो वोटर्स हैं, मुंबई के वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो महिलाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से महिलाओं को संपन्न बनाया गया है, महिलाओं के बारे में कहा गया है कि आधी आबादी का वोट जिस तरफ जाएगा वैसा कहा जाता है कि उस तरफ की जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो जैसे लाडली बहन योजना के जरिए महाराष्ट्र की लगभग 2,70,00,000 महिलाओं को जिस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको संबल बनाया गया है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री का जरूर जोर रहेगा कि किस तरीके से। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जबकि यहाँ पहुँचेंगे तो वो जिस तरीके से अपनी बाकी सभाओं में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है और लोगों को साफ तौर पे समझाया है कि कांग्रेस ने कैसे महाराष्ट्र में विकास को रोका है, कि कैसे कांग्रेस की जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है वो सरकार ने कैसे बीते 2.5 साल में अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो 2.5 साल उन्होंने शासन किया और 2.5 साल में जो महायुति की जो एक तरीके से उन्होंने विकास का जो एजेंडा को सेट किया था उस एजेंडे को 2.5 साल में कांग्रेस ने केवल रोकने की कोशिश की है। तो अगर हम मुंबई की बात कर लेते हैं, इन 36 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, तो इन 36 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री की आज की जो रैली होगी, इस रैली में वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जो उनके मतदाता हैं उनको जीत का मंत्र देंगे और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज
का जो दिन होगा तो आज महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री लिए नरेंद्र महाराष्ट्र मोदी विधानसभा संभाजी के नगर चुनाव और के लिए पनवेल काफी दोनों में महत्वपूर्ण चुनावी होगा। जनसभाएं करने वाले हैं। शिशिर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ पनवेल से। शिशिर, आपका रुख करेंगे। शिशिर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पारा बढ़ता जा रहा है बयानों के तीरों का भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं और ऐसे में गारंटियों की भी लड़ाई चल रही है कि किसकी गारंटी कितनी मजबूत। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनवेल में आएंगे, क्योंकि पनवेल में शहरीकरण की वजह से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे में पनवेल कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है और किन किन विधानसभाओं को यहां साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए? बिल्कुल, देखिए, अगर मोटा मोटी आज प्रधानमंत्री की 3 रैलियों को अगर पकड़ेंगे महाराष्ट्र में, तो सबसे पहले संभाजी नगर अगर हम देखेंगे तो संभाजी नगर का शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, जालना जो कि संभाजी नगर से सटा हुआ इलाका है, इन सभी सीटों को मिलाएंगे तकरीबन 14 विधानसभा सीटों का साधने का प्रयास आज प्रधानमंत्री संभाजी नगर की रैली में करेंगे और वहां पे जो प्रत्याशी होंगे महायुति के वो उपस्थित होंगे। दूसरी जनसभा संबोधित करेंगे जो कि रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में आती है। मुंबई से काफी सटा हुआ इलाका है। जैसे आपने कहा, पिछले विगत कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो काफी डेवलपमेंट इस पूरी एरिया में हुआ है। खासतौर पर इसको एमएमआर रीजन भी कहा जाता है। तो ऐसे में पनवेल हो, नवी मुंबई हो, ऐरोली हो, इन जैसे इलाकों में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एमआईडीसी तो यहाँ पर है, लेकिन साथ ही साथ जो शहरी आवास है, जो लोगों की संख्या है वो भी बड़ी है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तकरीबन 9 सीटें हैं। मतलब रायगढ़ की बात करूँ, नवी मुंबई की अगर बात करूँ, तकरीबन 9 सीटों को प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे जहाँ पे महायुति के उम्मीदवार खड़े हैं। और जहाँ पर ये सभा होने वाली है आज पनवेल में, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत ठाकुर, जो कि लगातार जो है तीसरी चौथी बार मैं कहूंगा कि चुनावी अखाड़े में और जीतते आ रहे हैं, तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सभा ये कही जा रही है। जहां तक बात की धीरज ने मुंबई की बात करें तो मुंबई की तकरीबन 36 सीटें, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़े लेवल पे जो है आज चूंकि प्रधानमंत्री सभा होगी, तो ऐसे में 40 से भी ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को छूने का प्रयास प्रधानमंत्री आज अपने इस तीनों भी रैलीज में करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पनवेल की अगर बात करें तो पनवेल अगर देखा जाए मुंबई से सटा हुआ इलाका होने के कारण पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हुई है। और ऐसे में एक वक्त ऐसा था जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। फिर कांग्रेस के अगर पुराने कद्दावर नेता अगर देखा जाए तो यहाँ से चुनकर आते थे। यहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो वहां पर चुन के आते थे। लेकिन पिछले विगत कुछ 10 सालों के अगर हम यहाँ पे पूरी पिक्चर देख ले तो यहाँ पर बीजेपी ने अपनी काफी अच्छी पेंट बनाई है। मुंबई से लेकर नवी मुंबई और साथ ही साथ रायगढ़ में अगर देखा जाए तो इन सभी इलाकों में इस वक्त ज्यादातर महायुति के उम्मीदवार है। रायगढ़ की बात करें तो वहां पर शिवसेना शिंदे युति के जो है भरत गोगावले खड़े। तो वही हम बात करें अगर उससे सटा हुआ इलाका है अलीबाग, वहां पर एनसीपी अजित पवार गुट के सुनील तटकरे की बेटी आदित्य तटकरे इस वक्त जो है विधायक है। वही अगर हम और थोड़ा नजदीक मुंबई के पास आएंगे, जैसे मैंने कहा प्रशांत ठाकुर है, तो इस पूरा जो इलाका है ये महायुति ने इस वक्त अगर देखा जाए तो उसमें काफी पैंट रखते हैं। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नवी मुंबई आकर सभा को संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है इन सभी महायुति के उम्मीदवारों को और ताकत मिल सकती है। जी शिशिर, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज भी प्रधानमंत्री की ये तीनों जनसभाएं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनवेल, संभाजी नगर और नवी मुंबई में चुनावी जनसभाएं करेंगे और जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ वोटों की अपील करेंगे। साथ ही साथ देखना होगा कि प्रधानमंत्री इन गारंटियों में से किन गारंटियों का जिक्र अपने संबोधन में करते हैं। फिलहाल शिशिर और धीरज, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते बात कर लेते हैं झारखंड के रण की, जहां हेमंत सोरेन की सरकार को हराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज सबसे पहले गिरिडीह जिले की सदर और गांडे विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद अमित शाह बोकारो की डुमरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद और बोकारो में ओब्रिमो जिले की में जनसभा करेंगे। झारखंड में आपको बता दें कि अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। झारखंड विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। झारखंड में सत्ताधारी दल भी पीछे नहीं है। जेएमएम की चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार अभियान तक सब कुछ पार्टी के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। चुनाव के दूसरे चरण के लिए हेमंत सोरेन आज भी ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनाव प्रचार में खासी एक्टिव नजर आ रही हैं। कल्पना सोरेन जमकर प्रचार कर रही हैं।
कल्पना, आज इंडी अलायंस के प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद के समर्थन में गोमिया विधानसभा क्षेत्र के तहत कासमार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई स्टार प्रचारक आज झारखंड में चुनाव प्रचार और रैलियां करने वाले हैं। तो झारखंड का चुनावी रण, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई, और आपको बता दें कि झारखंड चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव होना। और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, अजीत द्विवेदी रांची से। आइए अजीत से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अजीत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का रण संभाल रखा है, वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वहां पर भी चुनाव के लिए प्रचार जो है जोर पकड़ चुका है। अब दूसरे चरण की लड़ाई है, यानी कि आखिरी चरण, सेकेंड लेग, कितना महत्वपूर्ण ये 38 सीटें? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये 38 सीटें हैं, क्योंकि ये 38 सीटें जो है ये संताल परगना के इलाके से आती हैं। और ये जो इलाका है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो एक मुद्दा बनाया है बीजेपी ने, वो एक पूरा प्रभावित इलाका है। और इसी को लेकर शायद पूरा फोकस है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर कौन सी पार्टी जो बढ़त बनाएगी, कहीं ना कहीं वो जो है वो झारखंड का रण जीत सकती है। क्योंकि ये इस इलाके में अगर हम बात करें तो इस इलाके में जो 38 सीटें हैं, और ये इस इलाके में जो ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ इलाका है, सीमावर्ती इलाका ये है। और यहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर कि बीजेपी कहती आई है, अपने चुनावी स्वभाव में कहती आई है बीजेपी, और डेमोग्राफिक चेंज का जो मुद्दा है बीजेपी का, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं इलाकों में दिखाई देता है कि यहाँ पर जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है वो साफ दिखाई देता है। और इसी को बीजेपी ने रोटी बेटी माटी को लेकर जो मुद्दा बनाया है पूरे चुनाव में, जो पूरी कैंपेन चलाई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए कि ये जो इलाका है उसको जीतना। देखिए, अगर ये जो इस इलाके में लगातार ताबड़तोड़ रैलियाँ लगातार जारी है, क्योंकि एक हफ्ते से भी कम समय बचा है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके दोनों पार्टियाँ या दोनों ही अलायंस जो हम कहें, इंडी अलायंस और एनडीए अलायंस, दोनों ही अलायंस के जो नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं यहाँ पर। और कल जिस तरीके चुनाव प्रचार कल जो चुनाव जो है संपन्न हुआ है पहले दौर का, और जिसमें कि 40 सीटों में वोटिंग हुई है, उसमें जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, उसको लेकर दोनों ही जो अलायंस है वो दावा कर रहे हैं कि वो उनके फेवर में है। क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा 2 से 3% जो वोट है वो बढ़े हैं कई सीटों में। और इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदलाव की बयार, बीजेपी इसको कह रही है कि ये बदलाव की बयार है और लोगों ने अपना मन बनाया है, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई है। साथ ही बड़ी बात यह है कि कल जो चुनाव संपन्न हुआ है 40 सीटों में, उसमें नक्सली इलाकों में 10 से ज़्यादा जो सीटें हैं वहाँ पर जो है 70 से ज़्यादा फीसदी जो है मतदान हुआ है, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कि 70-72 से ज़्यादा फीसदी मतदान हुआ है। तो इसको लेकर दोनों ही पार्टियाँ उत्सुक है, उनको लग रहा है कि ये उनके फेवर में जा रहा है। हालांकि जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कुछ चेंज होता है, बदलाव की बयार जो है वो दिखाई देती है। लेकिन दोनों ही अलायंस दावा कर रहे हैं कि उनके फेवर में ये वोटिंग हुई है। लेकिन बड़ी बात है कि झारखंड में पिछली बार की अपेक्षा बहुत बेहतर मतदान हुआ है, बहुत अच्छा मतदान हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात रही रांची में शाम तक 50% वोटिंग हुई थी, लेकिन शाम के बाद जो आंकड़े आए तो करीब 60% से ज़्यादा जो है वो रांची विधानसभा में वोटिंग हुई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर है चंपई सोरेन, उनका जो क्षेत्र है सरायकेला, वहाँ पर भी बम्पर वोटिंग हुई है, वहाँ पर भी ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो देखिए, वोटिंग अच्छी होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा वोटिंग होना। लेकिन दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि ये हमारे फेवर में हुई है, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब जब पूरा फोकस दोनों ही पार्टियों का, दोनों ही अलायंस का जो है वो इस समय संथाल परगना का इलाका है, जो कि बहुत सेंसिटिव इलाका है। और इस इलाके में जो सीटें हैं, 38 सीटें हैं, वहां पर अब महामुकाबला होने जा रहा है। और तो 38 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण, कई इसमें हॉट सीट है, कई प्रमुख उम्मीदवार हैं जिसकी किस्मत 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए ईवीएम में कैद हो जाएगी। ऐसे में चुनाव प्रचार जो है अब तेजी पकड़ चुका है दूसरे चरण के लिए। अजीत, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और आज आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। इस चुनाव में क्या विशेषता है, कैसे होगा ये चुनाव, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों से जुड़ी खबरों की, जिसका चुनाव आज होना है। निगम मुख्यालय के सिविक सेंटर में दोपहर 2 बजे होने वाले सदन की बैठक में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो आज होना है दिल्ली नगर निगम यानी MCD के मेयर पद के लिए आज चुनाव होना है। MCD सदन में बार बार व्यवधान और आप और बीजेपी के बीच गतिरोध के कारण 7 महीने की देरी के बाद ये चुनाव दोपहर 2 बजे होगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए देवनगर के पार्षद महेश खिंची उम्मीदवार हैं। भाजपा ने महापौर पद के लिए शकूरपुर से पार्षद किशन लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी ने अमन विहार से पार्षद रविंदर भरद्वाज को उतारा है, तो भाजपा ने सदातपुर से पार्षद नीता बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव में बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर सत्या शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सत्या शर्मा ने दिसंबर 2022 में पिछले मेयर चुनाव की भी अध्यक्षता की थी। आंकड़ों की बात करें तो 2022 के नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीते थे, जबकि बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और निर्दलीय 3 थे। हालांकि बाद में कई पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसके चलते उनकी संख्या कम हो गई। कई और पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उसकी संख्या बढ़कर 113 हो गई है। पार्षदों के अलावा महापौर एवं उप महापौर के चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा एवं 3 राज्यसभा के सांसद भी मतदान में हिस्सा लेंगे। साल 2022 में शैली ओबेरॉय मेयर बनी थी और 2023 में भी वही मेयर बनी। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर के चुनाव हर साल अप्रैल में होने चाहिए, लेकिन हंगामे के चलते ये चुनाव नहीं हो सके, जो अब हो रहे हैं। इस वर्ष महापौर पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ये चुनाव अगर सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं तो भी नए महापौर और उप महापौर का कार्यकाल केवल 5 महीने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में आज से ट्रेड फेयर शुरू हो रहा है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO द्वारा आयोजित देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला 27 नवंबर तक भारत मंडपम परिसर में होगा। इस बार ट्रेड फेयर की थीम है विकसित भारत एक्ट 2047 यानी कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। आगंतुकों को डिजिटल इंडिया के माध्यमों से अवगत कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया पवेलियन की स्थापना कर रहा है, जो डिजिलॉकर, एंटिटी लॉकर, UPI, उमंग, ONDC और भाषिनी जैसे 6 महत्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि झारखंड फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके अलावा 33 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 49 केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। और अब बात दिल्ली में बढ़ रहे सांसों की संकट की। जी हां, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अब गंभीर स्तर से आगे और बढ़ता नजर आ रहा है। आज सुबह की बात करें 6 बजे की, तो दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 450 के पार दर्ज किया गया, यानी कि 400 पार दर्ज किया जा चुका है अब AQI। ये औसत AQI की बात हो रही है, जिसमें सबसे अधिक AQI आनंद विहार में 473 दर्ज किया गया। वहीं पड़पड़गंज में AQI 472, अशोक विहार में 471, वहीं विवेक विहार की बात की जाए तो 470, जहांगीरपुरी में भी 470, वजीरपुर में 467, RK पुरम 457,
पंजाबी बाग में 459, नेहरू नगर में 462। वहीं मुंडका की बात करें तो यहाँ AQI 461 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि AQI स्तर 400 से ऊपर जाने पर श्वास लेने के वायु को बेहद खराब माना जाता है, यानी कि सांस संबंधित बीमारियां और बढ़ सकती हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। लेकिन राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई हफ्तों से AQI स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जो कि चिंता का अब गंभीर विषय भी बन चुका है। तो दिल्ली में बढ़ रहा इस समय सांसों का संकट। दिल्ली लगातार बनती जा रही है दम घोटू और AQI 400 पार दर्ज कर चुका है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। जलन मचती है और गला खराब से हो रहा है प्रदूषण की वजह से। सांस लेने में भी दिक्कत है, आंखों में भी जलन मचती है, सारी तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। तो कल कोहरे की एक मोटी चादर देखी गई दिल्ली और आसपास के इलाकों में। आज AQI 400 पार औसत जो है वो दर्ज किया जा चुका है। आपने देखा कि कई इलाके जो हैं वो इस समय रेड जोन में हैं। दिल्ली लगातार बनती जा रही है दम घोटू, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या वक्त आ चुका है कि अब ग्रैब 3 को लागू किया जाए? संध्या जुड़ रही है हमारे साथ इंडिया गेट से ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा संध्या का रुख करते हैं। संध्या, इंडिया गेट की बात करें तो क्या हाल है अभी दिल्ली का? AQI लेवल औसतन 400 से पार दर्ज किया जा चुका है। कल की बात करें संध्या, तो कल देश का सबसे खराब वायु गुणवत्ता दिल्ली में दर्ज किया गया है। कल पूरा दिन कोहरा छाया रहा। ऐसे में आज जब 400 पार दर्ज किया जा चुका है AQI, वक्त आ गया है कि अब ग्रैब 2 के बाद ग्रैब 3 लागू कर दिया जाए। बिल्कुल भावना, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम अल सुबह की बात करें तो लगभग 453 के नज़दीक AQI था और वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आपने ग्रैब 3 की बात की, तो हालांकि इसको लेकर के कल चूंकि गंभीर श्रेणी में अब वायु प्रदूषण पहुंच चुका है, तो इसको लेकर के कल एक बैठक भी आयोजित की गई थी। हालांकि अभी ग्रैब 3 लागू करने को लेकर के बात नहीं की गई है, क्योंकि IMD की तरफ से जो कहा गया है कि मौसम जो है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा और उसकी वजह से हवा जो है वो चलने लगेगी और उसकी वजह से संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद जो प्रदूषण का आंकड़ा है वो उसका स्तर जो है वो कम आएगा, तो कम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर के इसलिए अभी तुरंत में ग्रैब 3 लागू करने की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन अगर हम श्वास संबंधी बीमारियों की बात करें तो विशेषज्ञों का ये जरूर मानना है कि जिस तरह से वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 300 के पार जैसे ही AQI पहुंचता है तो वो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। और इस समय की अगर बात करें तो राजधानी में 400 के पार पहुंच रहा है, यानी कि गंभीर से भी गंभीर श्रेणी को दर्शा रहा है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि लोग घरों से बाहर ना निकले जब तक अति आवश्यक ना हो। साथ ही साथ बच्चों का खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखा जाए और जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है वो लोग भी घरों से बाहर ना निकले। और चूंकि दफ्तर जाना है, काम करना है, तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, बगैर मास्क नहीं निकले। लोगों की भी ये समस्या सामने आ रही है कि आंखों में जलन होना, सिर में दर्द होना, और जो कोहरे की चादर है वो धुंध जो है वो लगातार सुबह देखने को मिलती है। कोहरे से ज्यादा प्रदूषण की ये चादर है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। संध्या, एक बड़ी कंफ्यूजन है जनता में कि ये जो कोहरे की मोटी चादर दिख रही है वो फॉग है या स्मॉग है। आप इस समय इंडिया गेट में मौजूद हैं, पीछे आपके लोग होंगे, किस तरीके का अभी क्या कोहरा अभी भी इस समय है? लोग इस समय ऑफिस जाने का समय वॉक कर चुके होंगे। आप पीछे दिखाइए कि अभी क्या कोहरे की चादर दिख रही है। भावना, कोहरे की चादर देखिए, जैसे जैसे अल सुबह अगर हम बात करें तो कोहरा भी नजर आता है और साथ ही साथ प्रदूषण की जो एक परत है वो भी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होने लगता है वैसे ही ये जो कोहरे की चादर है वो छटने लगती है। लेकिन इस समय भी धुंध आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी, जो साफ दर्शाता है कि ये कोहरे की चादर कम और वायु प्रदूषण की चादर ज्यादा है। तो लोग इस समय में, जिस समय में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ का जो ये पूरा रास्ता है, यहाँ पर अल सुबह लोग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। जो लोग वॉक पर निकल रहे हैं वो मास्क लगा करके निकल रहे हैं। तो स्पष्ट ये बात दर्शाती है कि ये वायु प्रदूषण की जो धुंध नजर आ रही है वो प्रदूषण की ज्यादा है, बल्कि कोहरे की कम है, क्योंकि सूर्य देवता तो नजर आ रहे हैं लेकिन प्रदूषण की जो चादर है वो लगातार धुंध के रूप में नजर आ रही है।
ऐसे में संध्या, अगर एलजी के दिशा निर्देश की बात की जाए तो कल एलजी ने एक बड़ा दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सिविक वॉलंटियर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी और ताकि जागरूकता फैलाई जाएगी, और ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए क्या ये एक कारगर कदम साबित हो सकता है? निश्चित तौर पर भावना, हमने समय समय पर देखा है कि जिस समय भी प्रदूषण से संबंधित कोई भी समस्या सामने आती है तो एलजी अपनी सक्रियता दिखाते हैं, और ऐसा ही उन्होंने इस बार भी किया है। उन्होंने कहा है कि वॉलेंटियर्स तैयार हों ताकि लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलें जब तक अति आवश्यक ना हो, और उसकी वजह यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित भी रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यही एलजी ने ध्यान में रखते हुए वॉलेंटियर्स की एक टीम तैयार की है ताकि वो लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें और ये साफ तौर पर दर्शाएं कि अगर वायु प्रदूषण आपको गंभीर श्रेणी में दिखाई दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है, तो आप घरों से बाहर ना निकलें। साफ तौर पर अपने घरों के वृद्धों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और स्कूल की अगर हम बात करें तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर मैदान में जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, ये होती हैं, इसको लेकर के अभी बंद करने की बात कही गई है। कई स्कूल्स में इसको बंद कर भी दिया गया है। हालांकि कुछ जगह पर देखने में आ रहा है कि वहां पर मॉर्निंग प्रेयर्स हो रही है खुले में, तो लेकिन यही बात एलजी की तरफ से आई है कि बच्चों का खास तौर पर ध्यान दिया जाए। और वहीं अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी बात करें भावना, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि उत्तर भारत जहां वायु प्रदूषण से लगातार जूझ रहा है, सामना कर रहा है, वहीं हम पूर्वी पंजाब की बात करें पाकिस्तान के तो वहां भी गंभीर श्रेणी में वायु प्रदूषण पहुंच चुका है। और आपको बताऊं कि यूनिसेफ ने 1.1 करोड़ बच्चों पर गंभीर संकट गहराने की बात कही है। अगर औसतन बात करें तो इससे पहले की तो 5 साल से कम उम्र के लगभग 12 बच्चों की मौत गंभीर वायु प्रदूषण की वजह से पाकिस्तान में दर्ज की जाती रही है। लेकिन इस समय यूनिसेफ ने कहा है कि 1.1 करोड़ यानी कि 11 मिलियन बच्चों पर वायु प्रदूषण की वजह से खतरा मंडरा रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि सरकारों को देखना होगा आने वाले वक्त में इस तरीके के हालात फिर से ना पैदा हो एक बार, यही आशा की जा सकती है, क्योंकि साल दर साल हम इस पर AQI पे बात करते हैं। साल दर साल जैसे ही ठंड दस्तक देती है AQI का लेवल ऐसे हो जाता है, ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। फिलहाल संध्या, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला लागू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले को हरियाणा कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को फैसला दिया था कि अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के आरक्षण में उप वर्गीकरण किया जा सकता है। अदालत का कहना था कि SC और ST एक समान नहीं है और कुछ जातियां बाकी से अधिक पिछड़ी हुई हैं। इस फैसले में कहा गया है कि राज्य सरकारें SC और ST के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण में कोटा तय कर सकती है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। आगामी त्योहार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। यहाँ धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया गया है। यहाँ 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। आने वाले दिनों में कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे, नव वर्ष के साथ साथ प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाना है। पुलिस विभाग के अनुसार बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन सरकारी दफ्तरों और राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर ट्रॉली, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित जर्मन राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 2024 में भारत जर्मन वैज्ञानिक सहयोग की 50वीं वर्षगांठ है। ऐसे में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जर्मनी संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत और प्रगाढ़ हुए हैं। 2024 also marked the 50th anniversary of Indo-German scientific collaboration. At a time when we are entering an era of AI,
semiconductors, quantum computing, and clean and green technologies. It is a motivator of how much more we can do in these domains. The Green and Sustainable Development Partnership that we established a few years ago remains an important platform of cooperation. It has encouraged other initiatives in the domain, especially in green hydrogen. Economic and technology collaboration is naturally at the heart of our relationship. भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत फिलीपींस के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं और लगातार हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी आगे बढ़ रहा है। फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। Our relationship has also been a natural beneficiary of India's Act East policy. As we engage ever more closely with the ASEAN and nations beyond, let me recognize that the Philippines is the country coordinator for India. This important anniversary is both a celebration of what we have achieved and a reminder of what lies ahead. Our friendship is truly an enduring one that is now poised to move to a higher orbit. On this occasion, let me thank all those who have contributed to its evolution and let me wish it all success for its future. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां हमारी सहयोगी कृतिका भारद्वाज इस समय मौजूद है। कृतिका, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित प्रमुख खबरें? सुप्रभात भावना और सुप्रभात सभी दर्शकों को भी। आज के अखबारों की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर बात की गई है बीते कल झारखंड में हुए पहले चरण के मतदान को लेकर, जहां 43 सीटों पर कल मतदान हुआ है, जिसमें 66.18% मतदान दर्ज किया गया। और इसमें खास बात यह है कि जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें से अधिकतर इलाके जो हैं वो कहीं ना कहीं नक्सली क्षेत्र में आते हैं और पुलिस की तरफ से लगातार अभियान चलाया गया, जिसकी वजह से बड़ा शांतिपूर्ण मतदान कल दर्ज किया गया है और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि इस बीच नक्सलियों की तरफ से काफी कोशिशें की गई कि मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर ना पहुंच पाए, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद था। तो ये सबसे बड़ी खबर के रूप में कहीं ना कहीं उभरा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीते कल
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहम फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया कि किसी भी अपराध में शामिल होने मात्र से घर गिराना असंवैधानिक है। जी हां, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपनी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, वो आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते हैं। साथ ही इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ढहाने की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कदम या तो स्थानीय नगर पालिका के नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर उठाए जाएंगे या फिर नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर ये कदम उठाए जाएंगे। और इस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी अहम खबर सामने आई है जिसको अधिकतर अखबारों ने अपने मुख्य पन्नों पर जगह दी है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर के तौर पर इसे देखा गया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में आज से हो रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत। जी हाँ, ट्रेड फेयर लगने जा रहा है और इस ट्रेड फेयर का हम सभी सालों साल इंतजार करते हैं, हर साल इंतजार करते हैं। 14 तारीख यानी कि आज से ये ट्रेड फेयर की शुरुआत हो रही है। शुरुआत के 5 दिनों की अगर हम बात करें तो व्यापारी 5 दिन जाएंगे और उसके बाद में आम जनता के लिए इस ट्रेड फेयर को खोल दिया जाएगा। 27 तारीख तक ये चलेगा और इस बार जिन पर खास तौर पर नजर रहेगी वो होगी उत्तर प्रदेश के पवेलियन पर, साथ ही झारखंड के पवेलियन पर भी नजर रहेगी क्योंकि वो फोकस स्टेट के रूप में इसमें शामिल हो रहा है। साथ ही हरियाणा पर भी खास तौर पर नजर रहेगी। तो इसके साथ ही जहां ये व्यापार मेला शुरू हो रहा है वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने कई सारे रास्तों से बचने की लोगों को सलाह दी है कि आखिर इन मार्गों से आप बचें, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखा जाए तो यातायात को लेकर पार्किंग की व्यवस्था की बात की गई है। साथ ही भैरव मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड, मथुरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट से मथुरा रोड, सुब्रमण्य भारती मार्ग, ये जो मार्ग बताए गए हैं पुलिस के द्वारा, इनसे बचने की सलाह सभी आम जनता को दी गई है। तो इस बार आज से ट्रेड फेयर शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख के बाद आप भी इस ट्रेड फेयर में जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ इस ट्रेड फेयर का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही जो एक और खबर है वो है हरियाणा से जुड़ी हुई, जो अब से कुछ देर पहले आपने भी इसका जिक्र किया और इस खबर को न्यूज़पेपर में भी मुख्य तौर पर जगह दी गई है। कई अखबारों ने मुख्य पन्नों पर इसको जगह दी है जिसमें कहा गया कि हरियाणा ने एससी कैटेगरी के लिए सरकारी नौकरियों में कोटे में कोटा लागू कर दिया है। जी हाँ, एससी के 20% आरक्षण के कोटे में कोटा लागू हो चुका है और अब सरकारी नौकरियों में 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए होगा और 10% कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए होगा। और बुधवार को विधानसभा में नायब सिंह सैनी ने ये घोषणा की है। इससे कहीं ना कहीं अगर हम सीधे तौर पर देखें तो इससे इस फैसले का जो सीधा लाभ है वो है वंचित अनुसूचित जाति कैटेगरी में शामिल 66 जातियों को। और सरकार ने ये दावा भी किया है कि इसके लिए नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से ये अहम फैसला उठाया गया, ये अहम कदम उठाया गया है। और इस कदम के बाद तो ये हरियाणा तो पहला राज्य बन ही गया है, लेकिन ये देखना होगा कि हरियाणा के बाद में अब और कौन सा राज्य इस कदम को उठाते हैं। और इसके बाद में जो आखिरी खबर की अगर हम बात करें तो वो है AQI से जुड़ी, जिसका जिक्र आपने अब से कुछ देर पहले किया, क्योंकि कल से अगर हम देखें तो बुधवार से कहीं ना कहीं कोहरा पूरे दिल्ली NCR में हमें नजर आया है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या वो वाकई ठंड की दस्तक है, वो कोहरा है, या फिर वो पॉल्यूशन है। हालांकि अगर हम देखें तो ठंड जैसा कुछ ज्यादा माहौल नहीं नजर आ रहा है, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 418 AQI दर्ज किया गया, ग्रेटर नोएडा में 364, नोएडा में 359, गाजियाबाद में 350 और गुरुग्राम में 321 AQI दर्ज किया गया। हालांकि अब इस बढ़ते प्रदूषण से राहत दिल्ली वालों को कब मिलेगी, इस पर सवाल लगातार बना हुआ। तो ये थी भावना आज की प्रमुख खबरें जिन्हें अखबारों ने अपने पन्नों पर जगह दी है। कृतिका, धन्यवाद इतने कम समय में विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित अखबारों की सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की नई सुबह की। जी हां, श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। डाक मतों की गिनती शाम 4 बजे तक होगी। आज 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची से 29 प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, ताकि नई 10वीं संसद के लिए 225 प्रतिनिधियों का चयन किया जा सके। आपको बता दें कि इस बार 17 मिलियन से अधिक मतदाता हैं और नई संसद की पहली बैठक 21 नवंबर को बुलाई जा सकती है। चुनाव में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके बहुमत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दशकों से राज करने वाली वंशवादी राजनीति से बाहर के दिसानायके ने देश को विनाशकारी वित्तीय संकट से उबारने के लिए बदलाव का वादा किया है। विपक्ष नेता सजित प्रेमदासा की पार्टी समागी जन बलवेगिया SGB न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ NPP की मुख्य चुनौती बने हुए हैं।
तो संसदीय चुनाव के लिए श्रीलंका में आज हो रही है वोटिंग और आपको बता दें कि श्रीलंका का आज के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि राष्ट्रपति दिसानायकी की अग्नि परीक्षा है। डॉक्टर अहमद फारूकी जुड़ गए हैं कोलंबो से। आइए सीधा रुख करते हैं डॉक्टर फारूकी का। अहमद, आपसे पूछना चाहेंगे कि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई होगी, मतदाताओं में कितना जोश दिख रहा है? इसके साथ साथ राष्ट्रपति दिसानायके जिस एजेंडे के साथ आगे चल रहे हैं और वो बहुमत हासिल करना चाहते हैं, ऐसे में उनके लिए ये संसदीय चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने भावना। मैं हमारे सारे दर्शकों को ये बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा, 7 बजे सुबह से यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका था। पूरे द्वीप में मतदान जारी है। 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों में जारी है। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर पीछे एक और मतदान केंद्र है जहां पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिण्या अमरसूरिया अभी कुछ ही क्षणों पहले यहाँ पर पहुंची हैं अपना मतदान एग्जीक्यूट करने के लिए और अपना मत यहाँ पर डालने के लिए। यहाँ पर मैं ये कहना जरूरी समझूंगा कि राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने जो मुहिम उठाई है कि आर्थिक संकट से उबारने के लिए श्रीलंका को जो रिफॉर्म एजेंडा उन्होंने पेश किया था अपने इलेक्शन के कैंपेन में, जो चुनावी मुहिम में, उस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा था कि टैक्स और आयकर में जो वृद्धि है उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल की दरों में वो घटाने की कोशिश करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो बढ़े हुए थे पिछले 2 साल में, उनको भी कम करने की उन्होंने बात की थी। अब इन सब चीजों को लेकर लोगों में काफी जोश और उल्लास था, ये सोचते हुए कि इन सब चीजों से उनकी आर्थिक जो संकटें हुई थी, जो जिंदगी में जो उनको दिक्कतें महसूस हो रही थी पिछले 2 साल में, वो शायद कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। और इसके साथ साथ लोगों में ये भी एक मानना था कि आने वाले कल के लिए श्रीलंका एक जो नया एक चैप्टर लिखना चाहेगा, उसके लिए काफी हद तक सुधार इसमें आ सकता है अगर अनुर कुमार दिसानायके जो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे कर पाएं। और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि पार्लियामेंट में जो संसद में जो बहुमत चाहिए होता है, उसकी वजह से मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँ कि जो एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि उनके लिए बहुमत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2024 की सितंबर में, इसी साल के सितंबर में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता था, जिसमें हालांकि उनको 50% वोट नहीं मिले थे, लेकिन 42% वोट बटोरने के कारण उनको काफी हद तक समर्थन मिल गया था। और जो बाकी जो फ्लोटिंग वोट जिनको हम कहते हैं, वो भी उनकी तरफ इस बार आ सकता है। ये अभी तक के लिए मैं अहमद ये भी पूछना चाहेंगे कि आज मतदान हो रहा है, नतीजे कब तक आ जाएंगे और फिर पहली संसद की बैठक कब बुलाई जाएगी और उसके बाद किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, बहुत संक्षेप में बताइएगा। भावना, आज शाम 4:15 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गणना होगी और उसके बाद करीब 7-7:15 बजे तक सारे पोस्टल जो बैलेट हैं उनका जब काउंटिंग हो जाएगा, उसके बाद जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा काउंटिंग सेंटर में और उस वक्त वहां पर जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी गणना शुरू की जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि कल दोपहर और या फिर कल शाम तक जो स्टार्टिंग के जो ट्रेंड्स रहेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस समूह को कितने वोट मिल रहे हैं, वो शायद समझ में आ जाए। और जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो उम्मीद करते हैं कि परसों की सुबह तक सबके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये भी मैं कहूँ कि आपने पहले ही कह दिया था 21 तारीख को कहा जा रहा है कि पहली बैठक होगी नई संसद की और वहाँ एजेंडा तय किया जाएगा अगली सरकार का। तो ये अभी तक के लिए हमारे पास ये वाली तो श्रीलंका के लिए अहमद आज बड़ा दिन, दिसानायके के लिए बड़ा दिन, क्योंकि वो हासिल करना चाहते हैं बहुमत और ऐसे में आगे बढ़ेगी उनकी सरकार, क्योंकि 225 प्रतिनिधियों का आज चयन होगा। 17 मिलियन वोटर्स हैं। अहमद, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज से भुवनेश्वर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीतियों और 2047 तक 1800 गीगावाट के अगले लक्ष्य की ओर प्रगति पर चर्चा करेगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ी कंपनी टीम लीज एडिटेक के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत टीम लीज एडिटेक NCS पोर्टल पर जॉब वैकेंसी पोस्ट करेगी और भर्ती अभियान चलाएगी।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में अवसर प्रदान करने के लिए आज निवेशकों की बैठक आयोजित कर रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने जानकारी दी है कि भारत में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के लिए डेली ई ट्रांजैक्शन 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 56% बढ़ गए हैं। अदानी ग्रुप अमेरिका में एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $10 अरब निवेश करेगा। इससे स्थानीय स्तर पर 15,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों में हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे 4 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच को 11 रन से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं कुमामोतो मास्टर्स के पुरुष एकल में लक्ष्य सेन को पहले दौर में ही मलेशिया के लियोंग जुन हाओ के हाथों हार झेलनी पड़ी। महिलाओं की एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता आज दक्षिण कोरिया और मलेशिया की टीम होगी आमने सामने। दिल्ली में 15 नवंबर से चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में 186 इवेंट के लिए 28 राज्य इकाइयों के 1500 से अधिक एथलीट भाग लेने वाले। खबरें देख लेते हैं सिने जगत से, अंदाज होगा फटाफट। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 15 चयनित फिल्में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए आपस में भिड़ेंगी। इन 15 फिल्मों में 12 इंटरनेशनल फिल्में और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में से एक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म उद्योग से महोत्सव में भाग लेने की अपील की है। सचिव संजय जाजू ने तेलुगु फिल्म उद्योग से भी महोत्सव में आने वाले और अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। कपिल शर्मा का द ग्रेट इंडियन कपिल शो को दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा गया है। फिल्म भूल भुलैया 3 के रिलीज के 13वें दिन 2 करोड़ 85 लाख रुपए बटोरे। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 211 करोड़ से भी पार पहुंच चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भूल भुलैया 3 के शानदार कलेक्शन के बाद मेकर्स ने एक सक्सेस पार्टी होस्ट की। इस मौके पर भूल भुलैया 3 की पूरी टीम आई नजर। बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है फिल्म सिंघम अगेन। 13वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ 9 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 216 करोड़ से पार पहुंच गई है। फिल्म अमरण ने रिलीज के 14वें दिन 3.1 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इससे फिल्म की कुल कमाई 167.55 करोड़ हो गई। आज विश्व मधुमेह दिवस है, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। कौन से कारक हैं जिनसे मधुमेह रोग का खतरा बढ़ता है और क्या करने से मधुमेह से बचा जा सकता है? आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। मधुमेह जीवन शैली से संबंधित रोग है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। इंसुलिन की सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अगर डायबिटीज आपको हो गई है तो आगे आप उसका कैसे ख्याल कर रख सकते हैं? पहला, रेगुलर चिकित्सक को दिखाकर अपनी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रख के, वो आपको अलग अलग चीज़ें देंगे। आप दवाइयों से दूर ना भागें। कुछ गोलियां हैं
जो कि या तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं या इंसुलिन का एक्शन को इम्प्रूव करती हैं। हम लोग 6 महीने या सालाना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीन करते हैं, जिसमें आँख का पर्दा होता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन होता है और हार्ट की जांच होती है। ये नियमित तौर से अपने डॉक्टर को दिखाएं। कई ऐसे कारक हैं जो मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ा देते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम नहीं करते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, अनियमित खान-पान रहता है या फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल हमारे देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली में बदलाव, खान पान में बदलाव, आरामप्रद जिंदगी और इसके साथ साथ मानसिक तनाव। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हमको अपने स्वास्थ्य पर ख्याल देना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। 5 से 7% वेट कम करने से हम डायबिटीज़ को रोक भी सकते हैं और इसको अगर होने वाली है तो उसको टाल भी सकते हैं। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छी ज़िंदगी जीत सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, जहां उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ। और ये झलकियां आ रही हैं उड़ीसा के मयूरभंज के बारीपेदा में हो रहे सबसे प्रतिष्ठित मेले की। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।